हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंजाई का सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग थैलस की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट एपिसोड में इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया था। तो थैलस जो हम देखते हैं यहाँ पे फंजाई में कि जो फंजाई का प्लांट बॉडी होता है उसको थैलस कहा जाता है। फंजाई का जो प्लांट बॉडी होता है उसको थैलस कहा जाता है। थैलस का एक पौधों का एक ऐसा समूह है जहाँ पर उनकी प्लांट बॉडी जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होती है। ऐसे सभी पौधों को हम थैलस के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए थैलस क्या है। फंजाई में जो थैलस है वो एक माइसीलियम होता है और माइसीलियम ब्रांच थिन थ्रेड लाइक ट्यूबुलर संरचनाओं का बना होता है। इसको हम हाइफी कह देते हैं और हाइफी का सिंगुलर फॉर्म हाइफा होता है। ठीक, तो फंजाई में थैलस की जो इकाई है, थैलस को माइसीलियम कहेंगे और उसकी जो इकाई है वह हाइफी और हाइफा कहलाती है। ठीक, लेकिन दूसरा हम क्या देखते हैं कि फंजाई में जो थैलस होते हैं वह यूनिसेलुलर भी होते हैं, प्लाज्मोडियल फॉर्म में पाए जाते हैं और फिलामेंटस मल्टीसेलुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जिन फंजाई में थैलस यूनिसेलुलर होता है और एक ही कोशिका का बना होता है, ऐसे फंजाई में देखा गया कि वहाँ पूरा का पूरा थैलस रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे थैलस को हम होलोकार्पिक कह देते हैं। दूसरा देखा गया प्लाज्मोडियोफोरा में कि यहाँ पर जो थैलस होता है वह एक क्या है, नेकेड होता है, यूनिसेलुलर और कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है कि प्लाज्मोडियोफोरा में जो थैलस है वह नेकेड होता है और एक मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट है जिसके अंदर बहुत सी न्यूक्लियाई पाई जा रही हैं। ऐसे थैलस को हम प्लाज्मोडियम कह देते हैं। और ईस्ट एक ऐसा फंगस है, ईस्ट को जो हम देखते हैं क्या यूनिसेलुलर फंगस होता है, यूनिसेलुलर थैलस होता है और ये कैसा होगा, होलोकार्पिक होता है। ठीक, और होलोकार्पिक है, यूनिसेलुलर है और इसके ऊपर सलवाल भी पाई जाती है। अब हम आते हैं माइसीलियल फॉर्म में कि जहाँ पे हमने क्या देखा था कि फिलामेंटस होते हैं। तो जो माइसीलियम की इकाई है उसको हाइफी कहा गया। अब हाइफी दो प्रकार के होते हैं जिसको हम एसेप्टेट और सेप्टेट हाइफी कह देते हैं। जो एसेप्टेट हाइफी होती है वो सिनोसिटिक होती है। सिनोसिटिक कंडीशन क्या हो जाती है कि एसेप्टेट पहले आते हैं कि ऐसी हाइफी जिसमें क्रॉस वॉल नहीं है, पूरा जो थैलस होता है, थैलस की हाइफी क्या है, कंटिन्यूअस ट्यूब के रूप में क्या ब्रांच्ड होंगी और कंटिन्यूअस ट्यूब के रूप में फैली रहती हैं जिसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई, अन्य जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे इसमें भरे होंगे। लेकिन इसका जो पूरा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें हैं या पूरे थैलस में कंटिन्यूअस होंगी, इनके बीच में कोई वॉल नहीं पाया जा रहा। तो हम उस कंडीशन को सिनोसिटिक कह देते हैं जहाँ सेप्टा नहीं है और पूरे थैलस में जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, क्या है, एक कंटिन्यूअस है, एक कॉमन है, तो उसको हम सिनोसिटिक कह देते हैं। दूसरा सेप्टेट कि दूसरा क्या होता है फिलामेंटस फॉर्म में कि हाइफी के बीच बीच में क्रॉस वॉल होता है जिसके कारण हाइफी सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। और जब हाइफी सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं तो अब वहाँ पर हाइफी मल्टी सेलुलर होगी। तो हम प्रत्येक सेल को देखते हैं कि प्रत्येक सेल में अगर सिंगल न्यूक्लियस होगा तो उसको हम यूनिसेलुलर कह देंगे, दो होंगे बाई न्यूक्लिएट हो जाएगा। ठीक, सिंगल न्यूक्लियस होगा यूनि न्यूक्लिएट, दो होंगे बाई न्यूक्लिएट और दो से अधिक होंगे तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएट कह देंगे। तो सेप्टेट हाइफी जो होती है वहाँ पर जो हम सेप्टा को देखते हैं कि सेप्टा में सिंपल पोर पाया जाता है, एक छोटा स्मॉल माइन्यूट पोर होता है जिसकी सहायता से साइटोप्लाज्म और कुछ स्मॉलर जो सेल बॉडीज हैं वह एक सेल से दूसरे सेल में उसके द्वारा पास हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता है। ठीक, तो यह हो गया सिंपल पोर।
जो एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स में सामान्य रूप से देखा जाता है। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज एक ग्रुप है, वहाँ पे देखा गया कि सेप्टा पाए तो जाते हैं, लेकिन वो सेप्टा की विशिष्ट संरचना होती है। और वह सेप्टा की विशिष्ट संरचना क्या है कि सेप्टा का जो पोर होता है वह डोलियम की तरह होता है, बास्केट की, जिसको हम डोली पोर कह देते हैं। एक बास्केट लाइक संरचना होती है, और उसका जो रिम होता है पोर का वह स्वेल किए हुए रहता है। ठीक, कि जो बेसिडियोमाइसिटीज में देखा गया मुख्य रूप से एगेरिकेल्स के जो मेंबर्स हैं वहाँ पे देखा गया कि सेप्टा का जो रिम होगा, किनारा जो होगा पोर का, जो सेप्टल पोर है, ठीक, वह स्वेल किए हुए रहता है। और वह जो पूरी स्वेलिंग होती है उसके ऊपर देखा गया डबल मेम्ब्रेन कवरिंग पाई जाती है, और उस डबल मेम्ब्रेन कवरिंग को हम पैरेंथेसोम नाम देते हैं। ठीक है, सेल वॉल को लेकर आते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप ऑफ फंजाई एक्सेप्ट मिक्सोमाइसिटी। इस सेल वॉल फंजाई के सारे इस ग्रुप में पाया जाता है, लेकिन एक क्लास ऐसा है जहाँ पे सेल वॉल नहीं पाया जाता है, वह क्लास, उस क्लास का नाम है मिक्सोमाइसिटीज। ठीक, तो सेल वॉल फंजाई में जो हम देखते हैं यह बना किसका होता है कि इस फंजाई में जो सेल वॉल होता है वह सेलुलोज ग्लूकान की बनी सेल वॉल ओमाइसिटीज में पाई जाती है। इसके अलावा देखा गया कहीं कहीं पे सेलुलोज ग्लूकान एंड मैनान की भी बनी सेल वॉल होती है। ठीक, अब दूसरा हम क्या देखते हैं कि दूसरे ग्रुप में ये फंजाई में ही सेल वॉल फंगल काइटिन और फंगल सेलुलोज की बनी होती है। अब ये कहाँ होता है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। तो दो नेचर हम आगे, एक तरफ हो गया सेलुलोज ग्लूकान की बनी सेल वॉल ओमाइसिटीज में पाई जा रही है, फंगल काइटिन और फंगल सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाई जा रही है। तो यहाँ पे एक सेपरेशन हो गया फंजाई का, दो ग्रुप हो गए कि फंजाई का एक ग्रुप ऐसा है जहाँ सेलुलोजिक नेचर सेल वॉल का होता है, और दूसरा ग्रुप फंजाई का ऐसा है जहाँ पर काइटिनस नेचर होता है। तो जहाँ सेलुलोज की बनी सेल वॉल है कि जहाँ सेलुलोज एक कंपोनेंट के रूप में पाया जा रहा है, तो ऐसे हम सारे फंजाई को हम लोअर फंजाई का देते हैं और फाइकोमाइसिटीज में रखा जाता है। जबकि जहाँ पर फंगल काइटिन और फंगल सेलुलोज की बनी सेल वॉल है उनको हम हायर फंजाई या ट्रू फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक, कि हायर फंजाई या ट्रू फंजाई किसे कहेंगे, जहाँ पे काइटिन की बनी या फंगल काइटिन की बनी सेल वॉल पाई जा रही, इसको ट्रू फंजाई कह देते हैं। ठीक, तो यह दो डिवीजन हो जाता है जिसको हम लोअर फंजाई और हायर फंजाई और ट्रू फंजाई और फॉल्ट फंजाई, दो डिवीजन हम उसके सेल वॉल के नेचर के आधार पर कर देते हैं। ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं लिखा है इन क्लास मिक्सोमाइसिटीज सेल वॉल इज एब्सेंट, कि मिक्सोमाइसिटीज एक ऐसा ग्रुप है फंजाई का जहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसका नाम ही मिक्सोमाइसिटीज रखा गया कि मिक्सा मीन्स स्लाइम होता है, माइसिटीज फंजाई होते हैं, कि इनको हम कॉमनली स्लाइम फंजाई भी कहते हैं। इनको कॉमनली हम स्लाइम फंजाई भी कहते हैं कि ऐसे फंजाई हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल के स्थान पर पॉलीसेकेराइड की बनी हुई एक स्लाइमी लेयर होती है, इसलिए इनको स्लाइम फंजाई भी नाम दे दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि मिक्सोमाइसिटीज कॉमनली हम क्या कहते हैं, तो इनके जितने मेंबर्स उनको कॉमनली स्लाइम फंजाई कहा जाता है, स्लाइम मोल्ड भी कहा जाता है। अब प्रोटोप्लास्ट पे हम आते हैं। प्रोटोप्लास्ट जो फंजाई का होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हाईलाइन कह दिया जाता है, फोमी होता है, झागनुमा जिसको कह देते हैं। ये प्रोटोप्लास्ट क्या है, हाईलाइन फोमी, मतलब यह ट्रांसपेरेंट होगा और फोमी होता। फोमी का मतलब इसमें जो है वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण ये झागनुमा दिखाई देगा, जिससे झाग उसमें भरा हो। इट कंटेन ऑल सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, कि इसमें जो है सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो एक टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल में पाए जा रहे हैं, वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं, ये कह दिया जाता है। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट पे आते हैं कि फंजाई में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, लेकिन जाते हैं इन्हीं कैरोटिनॉइड्स के कारण फंजाई विभिन्न रंग के होते हैं।
अब यह विभिन्न रंग फंजाई का कहाँ पे पाया जा रहा है, यह कलर कहाँ पर पाया जा रहा है, इसको ये यहाँ पे देखा जाता है कि फंजाई के थाइलस का वह पार्ट जो सबस्ट्रेटम के अंदर होता है, जहाँ पर फंजाई ग्रो करते हैं, तो जो सबस्ट्रेटम के अंदर धंसा होता है वहाँ कोई पिगमेंट नहीं है, वहाँ कोई कलर नहीं होगा। लेकिन जो पार्ट सबस्ट्रेटम के ऊपर होता है वहाँ पर पिगमेंट भरे होते हैं, ठीक। और वह पिगमेंट का है कैरोटिनॉइड, कैरोटीन, जैंथोफिल होते हैं जो उसमें पाए जाते हैं। यही फंजाई को विभिन्न कलर रंग प्रोवाइड कर देते हैं। अब है थैलस में बी होमोकैरियोटिक और हेट्रोकैरियोटिक। ये थैलस होमोकैरियोटिक होता है तो वह हेट्रोकैरियोटिक होता है। फिर एंड मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक और डिप्लॉयड। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर बना है, ए सेप्टेट सिनोसिटिक कंडीशन, सेप्टेट हाइफी है, डोली पोर सेप्टा है, असिम्पल पोर सेप्टा का, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। अब फिर हम देखते हैं कि थैलस में यह क्या होमोकैरियोटिक और हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन जो देखी जाती है कि होमोकैरियोटिक का मतलब हो गया कि जब थैलस में एक थैलस की जितनी न्यूक्लियाई हैं वह एक ही प्रकार की होंगी, या तो केवल प्लस स्टेन की होंगी या तो केवल क्या है सभी माइनस स्टेन की होंगी। हम दोनों कंडीशन को ले लेते हैं कि जितनी न्यूक्लियाई हैं वह सभी या तो क्या है प्लस स्टेन की हैं जितनी है, या तो सभी क्या हैं जितनी है सब माइनस स्टेन की, ठीक। तो स्टेन पे हम ले लेते हैं कि या तो सभी माइनस स्टेन होंगी या तो सभी प्लस स्टेन होंगी एक थैलस में एक ही प्रकार की न्यूक्लियाई होंगी, तब इसको हम होमोकैरियोटिक कहेंगे। हेट्रोकैरियोटिक क्या होगा, जब एक ही थैलस में डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियाई होंगी कि प्लस स्टेन भी होंगी, माइनस भी होंगी, हैप्लॉयड भी होंगी, डिप्लॉयड भी होंगी, कोई बाउंडेशन इसमें नहीं, मिक्सिंग है, तब हम उसको हेट्रो मीन्स डिफरेंट हो गया कि अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई विद इन दी थैलस। एक ही थैलस के अंदर जब डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियाई हो जाएंगी तब हम उसको हेट्रोकैरियोटिक कह देंगे। अब मोनोकैरियोटिक क्या होगा, कि मोनोकैरियोटिक क्या होगा कि एक ही टाइप की होंगी, मोनो में सिंगल हो गया कि एक थैलस में एक ही टाइप की होंगी और वो कैसी होंगी, हैप्लॉयड होंगी, तब हम मोनोकैरियोटिक। और डाइकैरियोटिक क्या हो गया कि जब फंजाई की जो प्रत्येक सेल होंगी, ठीक, वहां प्रत्येक सेल में दो न्यूक्लियाई होंगी तब वो डाइकैरियोटिक कहलाएंगे। और डिप्लॉयड क्या होगा कि जब न्यूक्लियस फ्यूज करके सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं तो वह डिप्लॉयड कंडीशन होगी। तो मोनोकैरियोटिक का मतलब हो गया कि जब एक ही टाइप की न्यूक्लियाई होंगी, या तो प्लस है या तो माइनस है, और हैप्लॉयड है, मोनोकैरियोटिक हो गया। डाइकैरियोटिक की टू न्यूक्लियाई विद इन ए सेल, एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई होंगी, डाइकैरियोटिक कहलाएगा। और जब वो फ्यूज कर जाएंगे तो डिप्लॉयड हो जाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन देखा जाता है कि इनकी हाइफी में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने अभी बताया कि ये आपका आ गया, ये देखिए एसेप्टेट हाइफी के बारे में दिखाया गया है कि एसेप्टेट हाइफी जहाँ इनके में कोई ट्रांसवर्स वाल नहीं पाई जा रही है, ठीक। और नीचे देखिए सेप्टेट हाइफी बनी है और सेप्टेट हाइफी में देखिए क्या है ट्रांसवर्स वाल उसमें पाई जा रही है। उसके नीचे फिगर बना है जहाँ पे सेप्टा सिंपल पोर दिखाया गया है, दूसरा है सेप्टा में देखिए डोली पोर बना हुआ है और यह डोली पोर डबल मेम्ब्रेन कवरिंग से घिरा हुआ है जिसको पैरेंथेसोम कह देते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम फंगल फ्लैजिला। फंजाई में फ्लैजिला को देखा जाता है कि जितने लोअर फंजाई या फाइकोमास्टिज, फिर वही आ गया, पहले भी आया नाम ये कि लोअर फंजाई या फाइकोमास्टिज होते हैं, वहाँ पर देखा गया कि ये ऐसे ग्रुप हैं फंजाई के जो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए वाटर को रिक्वायर करते हैं, कि उनके लाइफ साइकिल में कहीं न कहीं वाटर की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि ऐसे फंजाई के लाइफ साइकिल में मोटाइल सेल बनते हैं। मतलब मोटाइल सेल का मतलब क्या कि ऐसे सेल्स बनती हैं जिसमें फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। तो फ्लैजिला क्या होता है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, ठीक, और यह जल में तैरने में सहायक होता है। तो जितने लोअर ग्रुप हैं फंजाई के उसमें देखा गया कि मोटाइल सेल अब फ्लैजिलेटेड सेल्स बनती हैं और यह फ्लैजिलेटेड सेल जहाँ बनती हैं वहाँ उन्हें वाटर की आवश्यकता
होती है। अब फंजाई में फ्लैजिला देखा गया बहुत सिंपल होता है। अब दो प्रकार का पाया जाता है, जिसको हम व्हिपलेस्ट एक्रोनोमेटिक टाइप एंड टेंसल और पैंटोनेमेटिक टाइप कह देते हैं। व्हिपलेस्ट टाइप जो फ्लैजिला होता है इसको एक्रोनिमेटिक कहा गया, मतलब इसका जो टिप होगा वह एक्यूट होगा, पॉइंटेड होगा, इसलिए एक्रोनिमेटिक कह देते हैं। ठीक, तो व्हिपलेस्ट फ्लैजिला जो होगा वह चाबुक की तरह होता है। घोड़े का जो जैसे चाबुक होता है कि उसमें क्या स्मूथ, पूरा सरफेस इसका स्मूथ होगा, इसे नीचे देखिए बना हुआ सरफेस का स्मूथ होगा, इंड इसका पॉइंटेड होगा। ठीक, दूसरा है टिंसल टाइप। टिंसल टाइप में क्या है कि इसका जो इंड होगा वह ब्लंट होता है, राउंडेड होगा, और इस फ्लैजिला के सरफेस पे बहुत से स्मॉल हेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन हेरी स्ट्रक्चर को मैस्टिगोनेमीज कहा जाता है। तो टिंसल टाइप में क्या होगा, ब्लंट इंड होगा, राउंडेड इंड होगा, और उसकी सरफेस जो होगा फ्लैजिला का वो रफ होगा, क्योंकि इस पे स्मॉल हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम मैस्टिगोनेमीज कह देते हैं। लेकिन हम फंजाई की दोनों जो फ्लैजिला हैं, चाहे एक्रोनिमेटिक हो या पैंटोनिमेटिक, इसका जब हम सेक्शन काटते हैं तब वहाँ पे देखा गया एक प्रकार का प्रोटीन की संरचना होती है, जो प्रोटीन के रॉड्स होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स की संरचना बनी होती है। और यह प्रोटीन फाइब्रिल्स की जो संरचना है यह 9+2 के ऑर्गेनाइजेशन में व्यवस्थित होती है, जिसको हम सिंगलेट और डबलेट फाइब्रिल्स का नाम देते हैं। जब हम फ्लैजिला का ट्रांसवर्स सेक्शन काट के माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तब वहाँ पर देखा गया कि ऐसे फ्लैजिला के सेंटर में प्रोटीन की बनी दो मोटी रॉड्स होती हैं। यह जो मोटी रॉड्स हैं ये जो है एक दूसरे से अलग होती हैं, पेयर नहीं बनाती हैं, इसलिए इनको सिंगलेट फाइब्रिल कह देते हैं। दूसरा क्या होता है कि परिधीय भाग में प्रोटीन की बनी हुई ही महीन रॉड्स होती हैं, पतली रॉड्स होती हैं। यह हमेशा दो के जोड़े में पाई जाती है, एक एक पेयर है, इसलिए इनको डबलेट फाइब्रिल कह देते हैं। इनकी संख्या 9 पेयर होती है। तो क्या हो गया कि सेंटर में क्या है, दो अलग अलग मोटी रॉड्स होती हैं, इनको सिंगलेट फाइब्रिल कह दिए। अब परिधि में 9 पेयर में होती हैं, जिनको हम डबलेट फाइब्रिल कह देते हैं। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम 9+2 कह देते हैं। ठीक, तो जितने यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला होते हैं उन सारे फ्लैजिला में इसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, इसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, जिसको 9+2 ऑर्गेनाइजेशन कह दिया जाता है। तो यहीं पे ये जो है आपका थाइलस की संरचना हो गया, फ्लैजिलेशन हो गया, इस पे टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब दूसरा एपिसोड हम लेकर आएंगे जिसमें हम उसके न्यूट्रिशन के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।